विषय यह है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। तो हमारी चादर है कितनी? क्या जितनी हमारी चादर है हमने उतना पैर फैलाया या चादर का कई गुना ज्यादा पैर फैलाया? अगर आप विश्व के हिसाब से देखें तो जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या 750 करोड़, और ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूं वो आंकड़े दे रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बयानबाजी वाले आंकड़े नहीं दे रहा। मैं वो आंकड़े आपको बता रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे दिया हुआ है और जिसको केंद्र सरकार ने अभी तक नकारा नहीं है। केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा कि आपने जो एफिडेविट पे लिख के दिया है ये गलत आंकड़े। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है वो मैंने ये कहा है कि दुनिया की टोटल आबादी 750 करोड़ है और भारत की आबादी 150 करोड़ है। 150 करोड़ मैंने सरकार के आंकड़ों का उपयोग करके ही किया है। 125 करोड़ आधार 2019 में बन गए थे, ऐसा केंद्र सरकार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। 20% लोगों के पास आधी आधार नहीं है, ये भी सबको पता है। तो 125 करोड़ और 20% यानी 25 करोड़। 125 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, जनसंख्या हो गई 150 करोड़। क्षेत्रफल हमारा दुनिया का मात्र 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई। कहने का मतलब 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है। पानी हमारे पास दुनिया का 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई। कहने का मतलब 4% पानी को दुनिया के 20% लोग मिलकर पी रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं हम कहां पहुंच चुके हैं। अगर हम दुनिया के आंकड़ों से देखें, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है और जनसंख्या रूस की मात्र 15 करोड़ है। हमारी जनसंख्या 150 करोड़। रूस में पर डे 5000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम कनाडा से तुलना करें, कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और कनाडा की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा में पर डे 1000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चीन की जनसंख्या 144 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। चीन में पर डे 44,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। एक बात और आप समझ लीजिए, चीन में 44,000 बच्चे का मतलब कि पर डे 44,000 ही पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 100% बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, जबकि भारत में 20% बच्चे आदमी घर में पैदा होते हैं। 100% बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ब्राजील का क्षेत्रफल कितना गुना? 2.5 गुना। और ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है। ब्राजील की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या एक समान है। यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है, ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है। जबकि ब्राजील का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना है, यानी यूपी के क्षेत्रफल का 20 गुना है। आप इसको ऐसे समझिए, ब्राजील में पर डे 8,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ है, हमारी 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया में पर डे 900 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम हमारे भाई अनिल अग्रवाल जी ने तो बहुत लंबी लंबी यात्राएं की, अनिल चौधरी साहब ने, बहन ममता जी ने, कहाँ ममता जी दिखाई? अच्छा जी, बहुत लंबी लंबी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। बहुत लंबी लंबी यात्राएं की है इन्होंने, मेरठ से दिल्ली, ऐसे बहुत सारी यात्रा की है। अब मुझे नहीं लगता किसी को यह समझाने की जरूरत है कि जनसंख्या विश्व में बहुत बड़ी समस्या है।
अब बताने की जरूरत नहीं है, लगभग समझ में आ गया लोग। बड़ी सीधी समझ में, 2% जमीन पे 20% आबादी रह रही है, 4% पानी को 20% लोग पी रहे हैं। और समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करो आप भाई, चाहे जल जंगल जमीन की समस्या हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या हो, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन की समस्या हो, या बढ़ते अपराध की समस्या हो, चोरी लूट झपटमारी की समस्या हो, मजहबी उन्माद की समस्या हो, कट्टरवाद की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप सारी समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए तो भारत में वास्तव में केवल 2 समस्या है, मूल कारण केवल 2 है। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क बार बार टूट रही है, करप्शन, सड़क पे भीड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकारी हॉस्पिटल में दवा खत्म हो गई, करप्शन, बहुत ज्यादा भीड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जितने भी देश विरोधी काम होते हैं, जितनी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, सबकी फंडिंग काला धन हवाला से होती है, सबकी फंडिंग। आप एक भी मुझे काम गंभीरता के साथ आप सोचना, देश विरोधी एक भी काम ऐसा नहीं है जो फ्री में होता है। इवन जो देश विरोधी ट्वीट होते हैं उनकी भी फंडिंग होती है काला धन हवाला से। देश विरोधी फेसबुक पोस्ट लिखे जाते हैं, उनको भी फंडिंग होती है काला धन हवाला से। देश विरोधी अखबारों में लेख लिखे जाते हैं, उसकी फंडिंग होती है काला धन हवाला से। नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, पत्थरबाजों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है, घुसपैठियों की फंडिंग काला धन हवाला से होती है। और इस विषय को मैं बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, लेकिन अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो ये कानून सफल नहीं होगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, लाइव एग्जांपल। सर्बानंद सोनोवाल जी ने सर्बानंद सोनोवाल जी ने पीआईएल किया सुप्रीम कोर्ट में कि असम में घुसपैठियों की पहचान को निकाला जाए। सर्बानंद सोनोवाल की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि असम से घुसपैठियों को आप पहचानिए, निकालिए। लकीली सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तो निश्चित रूप से चूंकि उन्हीं की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो वो तो बड़े दिल लगा के काम करेंगे। बड़ा दिल लगा कर उन्होंने एनआरसी करवाया असम में, और एनआरसी फेल हो गई। मतलब उन्हीं की पीआईएल पे ऑर्डर हुआ, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वहां घुसपैठियों को ढूंढा गया, और उसके बाद वो एनआरसी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? घुसपैठियों ने घूस दे के आधार बनवा लिया, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लिया, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लिया, घूस दे के बैंक में खाता खोल लिया। जब सारा कागज इकट्ठा हो गया तो उसके बाद घूस दे के रजिस्टर में अपना नाम जुड़वा लिया। भाई तो रजिस्टर, जो एनआरसी रजिस्टर बनाने आते हैं वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी आते हैं, या कोई संत महात्मा थोड़ी आते, वही पटवारी, वही लेखपाल, वही लोग बनाते। सब ने 4-4, 5-5 हजार रुपए दिया। अब जो घूसखोर हमारे लेखपाल थे, पटवारी, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सारे घुसपैठियों का नाम जोड़ दूंगा और कल को पूरा जब रजिस्टर तैयार होगा तो पता चला असम की जनसंख्या 2 करोड़ बढ़ जाएगी। तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम के लोगों का नाम निकाल देते, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने लोगों का नाम निकालते चले जाते। तो स्थिति हो गई, घुसपैठी असम के नागरिक बन गए और असम के नागरिक बेचारे बाहर, उनका नाम बाहर हो। ये सिचुएशन। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में एक बीएसएफ के कमांडेंट आए जिनकी ड्यूटी थी वहीं पे बॉर्डर पे। उन्होंने बताया, बोले साहब बहुत बुरा हाल है। कि क्या? बोले रात में 1 घंटे के लिए आंख बंद करवा देते हैं और उसके बाद सारा काम हो जाता है। और ये फैक्ट है कि बॉर्डर पे इतनी वहां पे खतरनाक ड्यूटी है बांग्लादेश के बॉर्डर पे, लेकिन बीएसएफ में सिपाही वहां ड्यूटी लगवाने के लिए सिफारिश कराते हैं। क्योंकि अगर 1 साल के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी लग जाती है तो आराम से कम एक आध फ्लैट, एक आध मकान या 2-4 बीघे जमीन खरीद लेते हैं। ये सिचुएशन हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को, सनातन धर्म को
हमारी संस्कृति को, आप उसको कुछ भी नाम लीजिए, आर्य संस्कृति नाम दीजिए, भारतीय संस्कृति नाम दीजिए, सनातन संस्कृति कह लीजिए, हिंदू संस्कृति कह लीजिए, भारत भारतीयता कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, सबसे बड़ा खतरा दो ही चीजों से है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो डबल फ्रंट पे हमें काम करना पड़ेगा। एक फ्रंट का जो एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, मुझे लगता है यहां पे हम सबके शायद थोड़े थोड़े गिलहरी प्रयास से, बाकी सरकार अच्छी है इस समय। बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी काम दो तरीके से हो सकता है, नीचे से अच्छा एफर्ट हो, ऊपर वाले भी अच्छे एफर्ट हो, ऊपर वालों की सोच अच्छी हो, नीचे से भी लोकतांत्रिक तरीके से उसको विचार व्यक्त किया जाए, तभी कोई काम सफल हो पाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण का पहिया घूम गया है, अभी स्पीड नहीं किया है जनसंख्या ने, लेकिन घूम गया है। यूपी ने शुरू कर दिया, आसाम भी ला रहा है, हो सकता है एक दो राज्य और भी लाए। जैसा मैंने बताया कि 3 बिल राज्यसभा में पेश हो गए हैं, उनकी डेट मिल गई है, 6 अगस्त उनकी डेट मिल गई है, 6 अगस्त राज्यसभा में बहस होगी। तो अब लगभग काम आगे बढ़ेगा। एक कानून इसलिए जरूरी है, आप इसको समझिए। 1750 में गांधार, जो दुर्योधन का ननिहाल था, वो हिंदू राष्ट्र था 1750 में। आज की डेट में वहां कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, न जैन, न बौद्ध, न आर्य, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कोई नहीं बचा, सब खत्म। 250 साल पहले राजा भरत का ननिहाल था, उस राज्य का नाम था कैकेय। वो कैकेय 100 साल में पेशावर बन गया, जिसको हम आज पेशावर कहते हैं, उसका नाम एक्चुअली कैकेय था, क्योंकि रानी कैकेयी वहीं की राजकुमारी थी। हमारे देश में जरा सोचिए, बहन बेटियों की इज्जत कैसे होती थी कि राज्य का जो नाम रखा जाता था वो राज्य के हिसाब से रखा जाता था। कैकेयी राज्य की राजकुमारी का नाम कैकेयी, कौशल देश के राजकुमारी का नाम कौशल्या, सौमित्र देश की राजकुमारी का नाम सुमित्रा, इस तरीके से नाम रखे जाते थे। गंधार देश की राजकुमारी का नाम गंधारी, ऐसे होता था। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, 1750 में वो हिंदू राष्ट्र था, अब वो अफगानिस्तान बन चुका है, कोई नहीं बचा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न यादव, न पटेल, न मेहरोत्रा, न आर्य, न चौधरी, न बनर्जी, न मुखर्जी, न कोई नहीं बचे, सब खत्म। बाकी तो छोड़िए, अखंड भारत में 2 बंगाल थे, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल क्या बन गया? बांग्लादेश। उस बांग्लादेश में 30% हिंदू थे 1947 में, अभी 7% बचे, मात्र 7%। जब पाकिस्तान बना तो 23% हिंदू थे, अभी बचे केवल 1.5%। जब 23% हिंदू थे तो सब थे। मैंने वकालत की शुरुआत राम जेठमलानी जी के साथ शुरू किया था। बेसिकली तो अलग में पहले लाइन में था, लेकिन बाद में वकालत में आया। तो मैंने शुरुआत जेठमलानी जी के साथ किया था, बहुत प्यार करते थे। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर आपको कब पता चला कि हमको देश छोड़ना पड़ेगा? विनय जी, मैंने जेठमलानी से पूछा, मैंने कहा सर आपको पता कब चला कि छोड़ना पड़ेगा? बोला बेटा 2 दिन पहले तक नहीं पता था कि भारत ये देश छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा आस पड़ोस मुस्लिम थे? बोले सब थे, लेकिन साला कोई बचाने नहीं आया। बोले कोई बचाने नहीं आया। तो बड़ी सीधी सी बात है, जेठमलानी जी पाकिस्तान के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। ब्राइट स्टूडेंट इसलिए कह रहा हूं, 18 साल में उन्होंने ला कर लिया था, और उस समय वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 21 साल एज हुआ करती थी। जेठमलानी जी को आउट ऑफ टर्न देके, स्पेशल उनको परमिशन देके उनका वकालत पर रजिस्ट्रेशन हुआ। ऐसे ब्राइट स्टूडेंट को भी अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। मनमोहन सिंह बहुत ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन जब भगाने की बात आई तो कभी सोचे नहीं कि यार कम से कम ये लड़का तो बड़ा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, इसको रख ले। खदेड़े गए ना। आडवाणी जी को आना पड़ा ना वहां से, अपना दुकान, अपना मकान, अपना बगीचा सब कुछ छोड़ के आना पड़ा।
और जो 23% वहां रह गए अपने जमीन की लालच में, अपने बगीचे की लालच में, अपने मकान की लालच में, आज वो खत्म हो गए, कन्वर्ट हो गए, मजबूरी में कन्वर्ट होना पड़ा उनको, स्थिति ये हो गई। और बाकी तो छोड़िए, आप ये देखो कि बांग्लादेश में जब चुनाव होता है तब भी जो पलायन होता है हिंदुओं का होता है, और अभी बंगाल में चुनाव हुआ, किसका पलायन हुआ? जरा जोर से बोलिए, किसका पलायन हुआ? तो जो काम बांग्लादेश में हो रहा था वो बंगाल में होना शुरू हो गया। चुनाव के बाद या नॉर्मल कंडीशन में पाकिस्तान में पलायन होता था हिंदुओं का, कश्मीर में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसको, स्थितियों को दूर, अच्छा ठीक है, ठीक ऐसे तो ये जो स्थिति है अभी, ठीक है, हाँ, ये जो स्थिति है ये हमें इशारा करती है कि अब अगर हम हमारे दो कानून नहीं बनाया तो स्थिति बड़ी खतरनाक होगी। हम सब तो इसमें बहुत सारे लोग अपनी आधी जिंदगी जी चुके हैं, कुछ लोग 30 साल वाले भी दिख रहे हैं हमको, 35 वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन जरा आप सोचो हमारे जो 2 साल के बच्चे हैं, जो 3 साल के बच्चे हैं, उनके साथ क्या होगा अगर हमने कुछ जल्दी नहीं सोचा तो। जहां तक कानून की बात है, केवल इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा, केवल इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में तो बिना डंडे के डर के लोग हेलमेट भी नहीं लगाते। हेलमेट लगाने से अपना फायदा होता है, फिर भी आखिर पेनल्टी रखी गई है ना, चालान रखा गया है ना, फाइनेंशियल पेनल्टी रखी गई। सीट बेल्ट लगाने से हमारी जिंदगी बचती है। जो लोग, मैं 3 दिन से डिबेट कर रहा हूं, कहते नहीं इसमें पेनल्टी मत करो। हमने कहा फिर ट्रैफिक वायलेशन में पेनल्टी क्यों कर रहे हो? अरे वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा मरेगा, खुद मरेगा, उसके ऊपर पेनल्टी क्यों ठोक रहे भाई? हेलमेट नहीं लगाएगा मरेगा, उसके ऊपर पेनल्टी क्यों ठोक रहे? मतलब जनसंख्या विस्फोट करके एयर पोल्यूशन करने पे आप पेनल्टी लगा रहे हो, और एयर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, उसमें पेनल्टी ले रहे। वाटर पोल्यूशन पे आप पेनल्टी लगा रहे हो, और वाटर पोल्यूशन का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, उसमें पेनल्टी लगा रहे। आप कह रहे हो कि अगर अनाज में मिलावटखोरी होगी तो हम पेनल्टी करेंगे, 3 साल 7 साल सजा करेंगे, और अनाज की मिलावटखोरी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आप कह रहे दूध में मिलावट करोगे 3 से 7 साल सजा दे देंगे। अरे दूध मिलावटखोरी करना मजबूरी है, इतनी जनसंख्या है। आप जरा सोचिए, जब इस कोरोना के काल में जब सब कुछ बंद था, भैंस उतनी थी, गाय उतनी थी, दूध उतना ही हो रहा था, फिर तो कायदे से दूध सड़क पर फेंकना चाहिए था। जब होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, शादी विवाह बंद, पनीर की खपत खत्म, सब कुछ बंद था, तो फिर अगर वास्तव में हमारे पास इतना दूध होता तो दूध सड़क पे बहना चाहिए था। दूध तो बहा नहीं। वास्तव में इसी कोरोना काल में लोगों को शुद्ध दूध मिला है 20-25 साल के बाद, जब होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, ढाबे बंद, शादी बंद, विवाह बंद, सब बंद हो गया, तब जाके लोगों को शुद्ध दूध मिल पाया है। नहीं, इसके पहले सारा दूध जहरीला चल रहा। इसलिए एक विषय ये है कि साहब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। अभी पिछले फ्राइडे को भी इसमें सुनवाई हुई, 15 दिन बाद दोबारा सुनवाई हुई, वो चलती रहेगी, वो तारीख पे तारीख चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का केवल इतना फायदा हुआ कि चलो एक विमर्श और बढ़ गया। मतलब लोग ये भी कहने लगे भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि आइए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून मांगा है, हाँ इस बातों में दम है। लेकिन पहले हम लोग बात करते थे, अनिल भाई बात करते थे, सब लोग हमको बातें करते थे, तो उतना गंभीरता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो लोग लगा यार उनकी बात में दम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उसके आगे क्या? आगे ये है, समस्या ये राष्ट्रीय है, इसलिए समाधान इसका राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर। केवल यूपी की समस्या नहीं है, ये केवल असम की समस्या नहीं है। हम राज्यों पे छोड़ देंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, बांग्लादेश बंगाल बन जाएगा तब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, तो बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा तब भी वहां कानून नहीं बनेगा। और उस कदम में आगे बढ़ रहे हैं। केरल कभी कानून नहीं बनाएगा, पंजाब में कानून नहीं बनाएंगे,
और कभी गरीबी खत्म नहीं होगी। 70 साल के बाद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ये राष्ट्रीय गर्व की बात थोड़ी है, राष्ट्रीय शर्म की बात है। हमने ऐसी योजनाएं बनाई केवल गरीब पैदा कर दी। भाई 2% जमीन हमारी है तो दुनिया की आबादी फिर तो दुनिया की 2% आबादी हमारी होनी चाहिए। 2% के हिसाब से हमें 15 करोड़ होना चाहिए था। पानी हमारे पास 4% है तो उसके हिसाब से फिर तो हमारी आबादी 4% होनी चाहिए दुनिया की, तो 30 करोड़ होना चाहिए। चाइना से तुलना कर ले तो चाइना के 144 करोड़ है, हमारा क्षेत्रफल चाइना का 1/3 है, फिर तो हमारी जनसंख्या चाइना की 1/3 होनी चाहिए, यानी 45 करोड़ होनी चाहिए। किसी भी पैरामीटर पे मुझे लगता है इस वर्ष का टाइम ही नहीं रहा। अब तो केवल टाइम आ गया है कितने जल्दी इसको रोके, क्योंकि कल 70,000 बच्चे कल भी पैदा हो गए और आज भी 70,000 बच्चे पैदा हो जाएंगे और कल भी 70,000 फिर पैदा हो जाएंगे। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को घर बना के देगी तब तक 10 करोड़ बेघर यहाँ पैदा हो जाएंगे। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी तब तक 10 करोड़ यहाँ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से ना हमें शुद्ध हवा मिल पा रही है, ना शुद्ध पानी मिल पा रहा है, ना शुद्ध भोजन मिल पा रहा है, ना शुद्ध फल मिल पा रहा है, ना शुद्ध सब्जी मिल पा रही है, ना शुद्ध अनाज मिल पा रहा है, ना ठीक से बैठने की जगह मिल पा रही है, पेड़ कटते चले जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम इसको नहीं तुरंत रोकेंगे, इसीलिए 8 अगस्त को, आगामी 8 अगस्त को, जो कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है 18 तारीख से, और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। हम 8 अगस्त को देश भर के सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो 8 अगस्त को दिल्ली आए, जंतर मंतर पे आए। एक बात अच्छी तरीके समझ लें आप, जब समस्या बढ़ जाती है तो एक दवा से काम नहीं चलता। जैसे आपको टाइफाइड हो गया या आपको कैंसर हो गया तो एक दवा से काम नहीं चलेगा, फिर तो आपको एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेगा, पेन किलर भी लेना पड़ेगा, कुछ विटामिन भी लेने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ ऑपरेशन भी करना पड़े। सिंपल इवन बुखार भी एक दवा से ठीक नहीं होता। बुखार में आप पैरासीटामोल लेते हो, फिर जीपी भी लेते हो, फिर थोड़ा उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स भी लेते हो, कम से कम 4 दवाइयां बुखार की लेनी पड़ती। तो भारत में बुखार नहीं, इस समय हमें, हमारे देश को कैंसर की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। तो अनिल भाई, हम यहाँ चर्चा किस लिए बैठे हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून से बात नहीं बनेगी, वो तो चाहिए 50% समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है वो अंग्रेजी कानून बनेंगे। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए 1860 में एक इंडियन पिनल कोड बनाया गया। मंगल पांडे जी की जो 1857 की क्रांति थी, उसी को दबाने के लिए 1860 में एक इंडियन पिनल कोड बनाया गया। वो आज भी चल रहा है। भारत के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, भारत के लोगों को दबाने के लिए 1861 में पुलिस एक्ट बनाया गया, वो आज भी चल रहा है। और उसी पुलिस एक्ट का नतीजा है कि बंगाल जलता रहा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा, घर लुटते रहे, पलायन होता रहा, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हमारे बगल में आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, तिवारी जी, इन चीजों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उस 1861 के कानून ने पुलिस को सत्ता का गुलाम बना के रखा हुआ है। अगर हमारा नेता अच्छा होगा तब तो पुलिस ठीक से काम करेगी, क्योंकि 1861 वाले कानून से योगी जी बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, उसी पुलिस से बुलडोजर भी चलवा रहे। लेकिन वो कानून ऐसा है कि वो गुलाम बना के रखता है। अब उसी 1861 पुलिस के कारण केरल में हत्याएं हो रही, उसी कानून के कारण बंगाल में लोगों को पलायन करना पड़ गया। ऐसे 1872 का एविडेंस एक्ट है, लोग सजा नहीं हो रही। अगर एक ओवैसी ने ये कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सबको खत्म कर देंगे, अगर उसको सजा मिल गई होती, दूसरे किसी की इतनी हिम्मत पड़ती है क्या बोलने की? अगर हमने एक ऐसा कानून बनाया होता कि ऐसी बात करने वाले को 20 साल सजा दे देंगे, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन वो तो विधायक बन के बैठा हुआ। ये घटिया कानूनों का नतीजा है, इसलिए हम 8 अगस्त को सबसे आग्रह कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, एक हाथ में माचिस, एक हाथ में अंग्रेजी कानून।
सब लोग एक एक कानून लेके आए, एक एक माचिस लेके आए, अपने हाथ से कानून जलाए 8 अगस्त को। 8 अगस्त इसलिए मैंने कहा ना भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंग्रेज तो चल छोड़ गए, अंग्रेजी कानून यहीं छोड़ गए। अंग्रेज भारत छोड़ गए, लेकिन अंग्रेजी कानून भारत में छोड़ गए। अंग्रेजी कानूनों की कॉपी गूगल पे है, लोग पीडीएफ निकाल सकते हैं। अमेजॉन वगैरह पे 100 रुपए की किताब मिलती है, इंडियन पिनल कोड, पुलिस एक्ट, एविडेंस एक्ट, वहां से मंगा सकते हैं। लेकिन हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। सबसे आग्रह यह है 8 अगस्त को एक अंग्रेजी कानून, एक माचिस लेके जंतर मंतर पहुंचे, अपने हाथ से चलाए। दूसरा, आपको पीछे यहां पे दिख रहा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने 5 कानून मांगा था, हम 5 गांव मांगा था, हम 5 कानून मांग रहे हैं। हमने भी कुछ दिन पहले 107वीं पीआईएल किया है सुप्रीम कोर्ट। 107वीं पीआईएल मैंने 4-5 दिन पहले फाइल किया। जो मेरा 20 साल का अनुभव है समाज का, और जितना रूट का एनालिसिस करने के बाद हमें समझ में आया, इस समय हमें एक कानून नहीं 5 कानून चाहिए। समान शिक्षा का मतलब क्या है? हम समान शिक्षा में ये कह रहे हैं सारे एजुकेशन बोर्ड मिला दो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू कर दो, और 12वीं तक सरकार जो पढ़ाए वही सब लोग पढ़े। नो मदरसा, नो गुरुकुल। आपको संस्कृत पढ़ना अपने घर में पढ़ लीजिए, कुरान पढ़नी अपने घर में पढ़ लीजिए, जहां जहां करना है कर लीजिए, लेकिन 12वीं तक 18 साल तक सरकार जो पढ़ाए वो सब लोग पढ़े। बाकी गीता, रामायण, अपनी किताबें जो आपको किताब है, सत्याग्रह प्रकाश, कुरान, बाइबल, जो पढ़ना अपने घर में पढ़िए, हमें कोई दिक्कत, लेकिन 12वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए। एक देश एक शिक्षा, एक वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की बात कर रहा हूं मैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब इस देश में सबका सिलेबस एक होगा। सीबीएसई बोर्ड वाले अलग पढ़ेंगे, आईसीएसई बोर्ड वाले अलग पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड वाले अलग पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड वाले अलग पढ़ेंगे, मदरसे वाले अलग पढ़ेंगे, सब अलग अलग पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है समान अवसर सबको नहीं मिलेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो समान अवसर तभी हो सकता है जिस तरीके से 40 प्रकार के टैक्स को मिला के एक टैक्स लागू हुआ जीएसटी, उसी तरीके से सारे एजुकेशन को मिला के वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बन जाए। जैसे जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ऐसे एजुकेशन काउंसिल चेयरमैन एचआरडी मिनिस्टर बन जाए। जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर हैं, ऐसे एजुकेशन काउंसिल में सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाए। सब लोग मिलके एक सिलेबस डिजाइन कर दें जो अच्छा हो। अगर केरल में कुछ अच्छा पढ़ाया जाता हो उसको भी आप पढ़ाइए, बंगाल में कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है उसको भी पढ़ाइए, लेकिन सारे सबकी मिला के किताब आप एक करिए। हिंदी की किताब, अंग्रेजी की किताब, मैथ, जो जितने भी चीजें हैं, और ये मदरसा उदरसा नहीं, क्योंकि दुनिया का बता रहा है, चाइना ने हमसे पहले सीख लिया, इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया। चाइना ने समान शिक्षा लागू करने का उसका उद्देश्य था, उसको पता था पहले 18 साल तक सबको एक एजुकेशन दे दो, उसके बाद जिसको जो पढ़ना है पढ़े, घर में जो पढ़ना पड़े कोई दिक्कत, स्कूल में एक ही चीज पढ़ाई जाए। फ्रांस उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, सिंगापुर लगभग कर चुका है, अमेरिका में लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, अमेरिका ने भी यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू कर दिया। तो हम जो बात समान शिक्षा की कह रहे हैं, या कोई रॉकेट साइंस नहीं कह रहे हैं, या हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और दुनिया के कई देशों में चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात आगे बढ़ चुकी है। भाई 36 सिविल राइट के 36 कानून की जरूरत क्या है? आप एक जैसे इंडियन पिनल कोड एक बनता है, उसमें चैप्टर वाइज है, 10 तरीके के उसमें चैप्टर बने हुए हैं, उनमें सारे अपराध के सब उसमें चैप्टर वाइज अपराध है। ऐसे आप एक इंडियन सिविल कोड बना दीजिए, चैप्टर वाइज उसमें डाल दीजिए। एक चैप्टर यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, दूसरा चैप्टर यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तीसरा चैप्टर यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, चौथा चैप्टर यूनिफॉर्म एडॉप्शन, पांचवा चैप्टर यूनिफॉर्म सक्सेशन। चैप्टर डाल दीजिए, एक किताब बना दीजिए। वकीलों के लिए भी अच्छा, जजेस के लिए भी अच्छा, आम इंसान के लिए भी अच्छा। और जब हम कहते हैं कि इस देश के सब नागरिक समान हैं, तो फिर तो नागरिक संहिता समान होनी चाहिए ना। भाई संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समधन
विधान बराबर संविधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं होता। ये अंग्रेजी बोलने वाले फालतू कंफ्यूज करते रहते। जैसे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म बिल्कुल अलग चीज है, रिलीजन बिल्कुल अलग चीज है, वैसे संविधान बिल्कुल अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान और संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू, उसको कहते हैं संविधान। तो हमारे संविधान के हिसाब से शादी की उम्र सबकी एक होनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, जो मिनिमम एज है वो एक होनी चाहिए। संविधान का मतलब गुजारा भत्ता सबको एक होना चाहिए। ये थोड़ी कि किसी एक कम्युनिटी में 3 महीने गुजारा भत्ता, किसी एक कम्युनिटी में 3 साल गुजारा भत्ता। जो तलाक के नियम है वो सबका समान होना चाहिए, क्योंकि तलाक तो सबके लिए पीड़ादायक होता है। तलाक में सब लोग उतने सफर करते हैं, वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो। ऐसे थोड़ी कि एक बार में 3 बार कह दिया तलाक, चलो ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन बाकी तलाके हसन वो बाकी तो चली रही। अगर 4 शादी अच्छी बात है तो 4 शादी की छूट सबको मिलनी चाहिए, और एक शादी एक पति एक पत्नी का नियम अच्छा है तो सब पे लागू होना चाहिए। जो अच्छा हो सरकार तय कर ले, एक पति एक पत्नी करना है सबको छूट दे दीजिए, 4 शादी करना अच्छा है सबको छूट दे दीजिए, लेकिन जो नियम है एक होना चाहिए। आपको गोद लेने का नियम, अब वो क्या रखा है, कुछ समुदायों में गोद लेने का नियम ही नहीं बनाया। वो कह रहे हैं कि गोद लेना हराम है, तो गोद लेने का नियम नहीं बना, उसके चक्कर में मान लो बच्चा नहीं होता है तो लोग दूसरी शादी करते, तीसरी शादी करते। ये जो सिचुएशन है, तो 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 सिविल कोड, ये देश में तभी आ सकता है जब अंग्रेजी कानून चलाए जाए। चौथा जो धर्मांतरण की बात होती है, मैंने इसको पहले बहुत सोचा कि क्या धर्मांतरण को अलग कानून की जरूरत है, तो नहीं, अलग से जरूरत नहीं है। इंडियन पिनल कोड में केवल एक सेक्शन जोड़ दें। इंडियन पिनल कोड में जो चैप्टर 15 है वो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है, उसी में सेक्शन 298 के आगे 298 ए जोड़ दें, केवल एक सेक्शन जोड़ दें, धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाए। केवल एक सेंटेंस जोड़ना है। और मैं बार बार अभी भी मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं ट्विटर सोशल मीडिया में भी आग्रह कर रहा हूं, जो सांसद धर्मांतरण के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहते हैं उनको बिल मैं बना के दूंगा। केवल 298 ए जोड़ते ही धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा, 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान हो जाएगा। ऐसे ही जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बन रहा है उस पर अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं। सेक्शन 493 सब हमारे आईपीसी में है, केवल 493 ए जोड़ दिया जाए, एक सेक्शन जोड़ते ही लव जिहाद पूरे देश में अपराध हो जाए। बहु विवाह हमारे देश में अपराध है, लेकिन वो एक समुदाय पे लागू नहीं होता। उस सेक्शन 494 में से 5 शब्द काट के निकाल दें तो बहु विवाह सबके लिए अपराध हो जाएगा। हमें कानूनों का मकड़ जाल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 सिविल कोड। एक बार जोर से बोलिए, 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 सिविल कोड। एक देश एक दंड संहिता, एक देश एक नागरिक संहिता। ये मकड़ जाल नहीं चाहिए। 50 कानून चल रहे हैं, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, चंदन की लकड़ी की तस्करी का अलग कानून, पूरा मकड़ जाल बना रखा है। इतने कानून बना रखे हैं कि वकीलों को नहीं पता चलता इतने सारे कानून बने। भाई हमारी डायरी होती है, एनुअल डायरी, वो 12 जनवरी की अलग डायरी थोड़ी होती, जनवरी की अलग डायरी, फरवरी की अलग डायरी, मार्च की अलग डायरी, अप्रैल, ऐसा नहीं होती। 12 महीने की एक डायरी हो जाती है। या हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर साल 20 किताब थोड़ी होती है, हिस्ट्री की एक किताब होती है उसमें 20 चैप्टर होते हैं, ऐसे तो होता है ना। क्यों नहीं, हम जितने भी अपराध हैं, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, चंदन तस्करी, सोना तस्करी, जितने भी है, काला धन, हवाला कारोबार, आय संपत्ति, बेनामी संपत्ति, सबको हम चैप्टर वाइज मिला के 1 नेशन 1 पिनल कोड बना देते हैं। ऐसे ही क्यों नहीं हम जितने भी सिविल राइट के इश्यू है, नागरिक अधिकारों के मामले हैं, इस समय हिंदुओं के ऊपर 10 सिविल कोड चल रहा है, 10 तरीके का सिविल कोड चल रहा है। हिंदू कोड अलग चल रहा है,
उसमें फिर आप आओ, एडॉप्शन गोद लेने का नियम अलग चल रहा है, सक्सेसर का अलग चल, दुनिया भर में टोटल 36 कानून चल रहे हैं इस समय, 36 सिविल राइट के कानून चल रहे हैं। हम केवल एक सिविल कोड बना दीजिए, उसमें 36 चैप्टर डाल दीजिए, खत्म बात। 36 चैप्टर एक पढ़ा दीजिए, आराम से आदमी घर में रख लेगा, जो रिटायर्ड लोग हैं वो पढ़ भी लेंगे आराम से। तो आपको मैंने बताया धर्मांतरण के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 298 जोड़ते धर्मांतरण पूरे राष्ट्र में अपराध बन जाएगा। मैं माननीय सांसदों से आग्रह करता हूं, जो सांसद इसके लिए बिल पेश करना चाहते हैं, मैं बताया मैं 5-6 घंटे के अंदर उनको बिल बना के दे दूंगा। लव जिहाद यानी धोखे से विवाह के लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। कुछ राज्यों ने बनाया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन धोखे से विवाह एक राष्ट्रीय समस्या है, समाधान इसका राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, उसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 493 जोड़ने की जरूरत है। बहुविवाह एक राज्य की समस्या नहीं, राष्ट्रीय समस्या है, उसके लिए अलग से कानून की जरूरत नहीं है। सेक्शन 494 में से 5 शब्द निकाल के निकालते ही बहुविवाह शक्ति अपराध होगा। इन्हीं विषयों को लेके हम 8 अगस्त को बैठ रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा अपने भाई अनिल चौधरी जी से कि वो अपने वक्तव्य रखें।